शेयर शुक्रिया करने का। और शुक्रिया थैंक यू। कासिम साहब। मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, और वो अपना टीपू सुल्तान साहब कि मुजफ्फराबाद कश्मीर एक दूर दराज इलाका है। जहां दूसरी जगहों पे आप करेंगे तो आप मुजफ्फराबाद की भी ज़रूर उसको याद रखिएगा कि मैंने मुजफ्फराबाद से इनवाइट किया है प्रोफेसर नहीम को। मेरे साथ बड़े नौजवान पीडियाट्रिशियन भी हैं। और डॉक्टर नहीम, बताइएगा कि हमारे यहाँ क्या पोजीशन है आपके सीएमएच में हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर मुलाजिम खारिज साहब, प्रोफेसर कासिम साहब, टीपू सुल्तान साहब और बाकी तमाम शुरा को मेरा सलाम। इंतहाई तफसीली बात की दोनों शुरा ने। मुजफ्फराबाद सीएमएच जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हमारे पास ऑन एवरेज 800 एडमिशन होते हैं पीडियाट्रिक पर मंथ। उसमें से जो ऑन एवरेज हमारे पास पेशेंट आते हैं 1 to 2% स्ट्रोक के साथ आते हैं, और 95% स्ट्रोक जैसे टीपू सुल्तान साहब ने बात की वो इस्केमिक स्ट्रोक के साथ आते हैं। और हमारे पास जो चैलेंज हम देखते हैं वो ये होता है कि यहाँ हमारे पास ये थ्रोम्बोलाइसिस या इंटरवेंशन की है सहूलत नहीं नहीं है। हमारे पास वो, जी बिल्कुल अ, बिल्कुल। हमारे पास कई दफा ऐसा भी होता है कि हमारे पास जब हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन चूंकि एक होता है तो रश एक की और वजह से छोटा सा वो भी सीएमएच दो में। तीन। जी सर। और उसके बाद एक और जो बड़ा चैलेंज है, अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि आप यहाँ पर रह के गए हैं कि 40 किलोमीटर की जो ड्राइव है वो भी कई दफा 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि हिली एरिया है। और यहाँ से अगर हम रावलपिंडी पेशेंट को मूव करते हैं तो इट्स 120 किलोमीटर, वो 5 आवर का ड्राइव टाइम बन जाता है। जैसे यहाँ बात की गई कि फॉर थ्रोम्बोलाइसिस 4 to 6 आवर्स एक एवरेज टाइम है लास्ट नॉन वेल टाइम के बाद। तो हमारे पेशेंट आमतौर पर उस विंडो से तो वैसे ही निकल जाते हैं। पीडियाट्रिक में अभी इतना अच्छा सेटअप शायद रावलपिंडी चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी नहीं है। जैसे टीपू सुल्तान साहब ने लाहौर की बात की, दे आर डूइंग वेरी वेल। और मेरी उनसे और दोनों शुरा से ये गुजारिश होगी कि एक तो इस तरह के फ्लायर कासिम डेवलप साहब से करके। मेरी इसी यही गुजारिश है कि जहाँ दूसरे सेंटर डेवलप कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में भी आप करें, क्योंकि मुजफ्फराबाद आते हुए तो एक छोटे से देहात से सीएमएच आते हुए भी 3 से 4 घंटे लग जाते जी सर। हमने अभी रिसेंटली कुछ केसेस में खासतौर पे ये स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, इसके बाद एसएमएस, इस तरह के केसेस में रीहैब सर्विसेज पे बहुत काम किया है। हमारे पास अलग अलग से 2 रीहैब स्पेशलिस्ट भी हैं, और हम कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जीबीएस के पेशेंट को 6 6 हफ्ते 8 8 हफ्ते हम उनको सिर्फ हैं। रीहैब सर्विसेज के लिए रखते हैं, जिसके बाद जब वो चल के जाते हैं अपने कदमों पे या व्हील चेयर पे तो जो खुशी उनके चेहरे पे होती है या जो दुआएं उनके लिए उनकी तरफ से आपके लिए होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं जज़ाक। दोनों शुरा से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करें तो हमारे सेंटर्स के नहीं, के साथ इंशाल्लाह हम एक वो जरूर जो इन्फो दें सेंटर डेवलप कर ताकि रहे हम हैं ना करें। डॉक्टर नईम जी जी मुजफ्फराबाद सर। में, सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक करें। जी जी। थैंक यू वेरी मच। ओके ओवर। आई थिंक कि अगर क्वेश्चन सेशन आंसर शुरू होगा तो अगर जिसने क्वेश्चन पूछना ज़रा हाथ खड़े करें, क्योंकि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। आलमोस्ट निस्फ सेंचुरी के तक लोग मौजूद रहे यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक्सक्यूज मी हाइपोग्लाइकेमिया सर, हो गया था अपना आई हैव वन क्वेश्चन। नेट का। तो कासिम बशीर साहब, पहली तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी जहाँ दूसरे सेंटर डेवलप करें आप मुजफ्फराबाद को भी ज़रूर याद रखिएगा। एक तो मेरी गुजारिश ये है। एक क्वेश्चन है गुल गुल मोहम्मद साहब का। सबसे पहले जी गुल जी मोहम्मद जी साहब जी आपके जी, आई एम पास। हेयर। आई एम डॉक्टर गुल मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर रहमान मेडिकल कॉलेज पेशावर। कासिम साहब से एक बात क्लियर करनी है। जिस अरसे से एक तो सवाल ये आपका क्लियर हो गया कि 4.5 घंटे के बाद भी हो सकता है। एक तो सवाल आपने ये पूछा था। नहीं नहीं, एक ये है कि इनके पास अगर कोई इस तरह डाटा मौजूद है कि जी टाइम इज मैटर, कि जो पेशेंट आते हैं फर्स्ट आवर में दे आर गेटिंग दिस थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, अनदर पेशेंट इज गेटिंग इन द सेकंड आवर, and third patient is getting in the third hour or fourth hour. तो is there any time matter कि first hour में जो लेते हैं thrombolytic therapy, they will be getting more benefit as compared to the patients which are getting in the third hour? 4.5 तो सही है। और ये दूसरा पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज कि अगर 4.5 घंटे के बाद अगर कोई पेशेंट आ जाए मार्जिन पे 5 और 5 आवर्स में या 6 आवर में, तो इनका बेनिफिट 0% होगा। कासिम साहब जी प्लीज। तो जी तो इसमें एक डेटा इज रेडली अवेलेबल, और कि Can you अर्लियर share जो that data, sir, with us?
जी वो मैं आपसे कर लूंगा, और वैसे तो आप ऐसा है अगर कि ऑनलाइन डॉक्टर भी गोयल, हमने एक हेमरेजिक स्ट्रोक के ऊपर जो सेशन रखना है ना, उसमें फिर हम डाटा पे सर को कहेंगे इंशाल्लाह। जी जी, मगर वैसे मैं अगर नहीं, आपको अगर बताऊं तो अगर अवेलेबल है आप तो इसमें क्या है, अगर अवेलेबल है तो प्लीज नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे ये आइडिया। जी मेरे पास इस वक्त ये मुझे फिर से अपनी वो प्रेजेंटेशन में जाना पड़ेगा, फिर ये ना हो कि वो कनेक्शन ही टूट नहीं जाए। नहीं, हाँ, बाद में। जी बाद में, तो बाद वो में, मैं बाद में आपको, नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे जी। तो इसमें मगर मैं आपको मैं सिंपल सा ये कर दूं कि जब ये टाइम विंडो निकल रहा था, जब मैंने आपको पहले बताया कि 0 to 3 आवर्स और फिर विंडो एक्सटेंड हुई टू 4.5 आवर्स, तो ये एक बहुत मशहूर ई कैस 3 ट्रायल है, जो यूरोपियन ट्रायल आई थी, तो उधर उन्होंने देखा कि 3 से 4.5 आवर्स विद वेरी सिलेक्टिव पेशेंट क्राइटेरिया, जिसमें एज का कट ऑफ आ गया, और फिर एनी पेशेंट हु हैज़ स्ट्रोक एंड डायबिटीज़ वो कट ऑफ हो गए। और अगर सीटी पे हाफ ऑफ द टेरिटरी में स्ट्रोक नज़र आ रहा है तो वो पेशेंट पॉपुलेशन कट ऑफ हो गई। और एनी एंटी कोएगुलेंट यूज़ वारफेन और या कोई भी चीज़ 80 एंड अबव में, तो वो एक क्राइटेरिया ऐड हो गया, तो वो 4 सबसेट वाले पेशेंट पॉपुलेशन वो 1.5 घंटे की एक्सटेंशन से निकल गया, क्योंकि उनमें क्लियरली रिस्क बढ़ गया था थ्रोम्बोलाइसिस का। दूसरा ये कि अगर आप 30, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि फॉर एवरी मिनट दैट द स्ट्रोक इज इवॉल्विंग 2 मिलियन न्यूरॉन्स आर गोइंग टू डाई। तो अगर आप ये भी पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व था सिंस 1996 ऑनवर्ड, जब ये टीपीए अप्रूव हुई थी, तो फिर एक आपको स्टडीज़ मिलेंगी जहाँ पे लोग थोड़ा रिलैक्स होने लग गया कि ठीक है जी, मरीज़ आधे घंटे में पहुँच गया तो हमारे पास 3 घंटे हैं, तो उनका वर्कअप हम कर लें। तो उधर भी पेपर्स आफ्टर पेपर आना शुरू हो गया कि लेटर यू गो इन द टाइम, तो उसकी टीपीए की थ्रोम्बोलाइसिस की इफेक्टिवनेस भी गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कि एवरी पेशेंट हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वन ऑफ द थिंग्स इज कि किस मरीज़ में कोलैटरल्स हैं, किस में नहीं है, किसके और चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कुछ लोग, जिस तरह मैंने आपको 2 केसेस बताए कि एक बंदा 4.5 घंटे में रिकैनलाइज हो जाता है, वो प्रोग्रेस करके मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एनी बेनिफिट फ्रॉम एंडोवास्कुलर। हालांकि एंडोवास्कुलर का जो बेनिफिट है वो 60-70% है कंपेयर टू 30 से 40 की रेंज में टीपीए का। मगर अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टिश्यू, डिपेंड्स ऑन द कोलैटरल्स, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड प्रेशर, कोडायनामिक्स, इस मरीज का जो प्रोग्रेस कर गया उसका एजेक्शन फ्रैक्शन 30% था, हार्ट की कंट्रैक्शन, सो मेनी वेरिएबल्स। बट कटिंग शॉर्ट, अर्लियर द बेटर। इसलिए अर्लियर पब्लिक, द बेटर। जी पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप मरीज़ों को ही इतना एजुकेट कर दें कि वो रिकग्नाइज करें, फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करें, और एम्बुलेंस ही को कॉल करें, ताकि ये जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं वो मिटिगेट हों। लोगों को ये भी एजुकेट करेंगे, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे हैं, हम खुद देख रहे होते हैं एड्स, और लोगों को हम बता भी रहे होते हैं, तो मगर वो चीज़ें कैरी आउट नहीं हो रही हमारी कम्युनिटीज़ में। तो ये तो है। दूसरा ये कि अगर आप 4.5 घंटे के बाद टीपीए देते हैं, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया से स्टडी पिछले 1-2 सालों में पब्लिश हुई थी, जहाँ पे उन्होंने सीटी परफ्यूजन को यूज़ किया था और टीपीए की विंडो को एक्सटेंड किया अप टू 9 आवर्स, मगर सीटी परफ्यूजन के ऊपर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पेनम्बरा है, उनको उन्होंने टीपीए दिया, तो उस पेशेंट पॉपुलेशन में भी बेनिफिट नज़र आया था, मगर वो चीज़ ज़्यादा कैरी आउट नहीं हुई, क्योंकि सीटी परफ्यूजन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू फॉर majority of the centers across the world। मगर वो पेशेंट सिलेक्शन बेस हुई थी ऑन द टिश्यू परफ्यूजन। मगर 4.5 घंटे के बाद जो हम नॉर्मली मरीजों को बताते हैं कि 6.5% हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है फ्रॉम टीपीए, वो और बढ़ जाता है। वो भी लिटरेचर अवेलेबल है, क्योंकि जब ये टीपीए अप्रूव हुई थी तो उन्होंने डिफरेंट टाइम विंडोज पे मरीजों को ट्रीट किया था और उस पर अपने इफेक्ट्स दिखाए थे। तो 6.5% का हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि इसमें से तकरीबन 2.5% जो है वो फेटल है, जो बाकी 4.5% है वो हेमरेजिक कन्वर्जन है, जो कि मैंने आपको एक केस में भी दिखाई थी, जो कि ज़्यादातर जी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इसमें लिटरेचर इज़ रेडली अवेलेबल, क्योंकि ये जब स्टडीज़ हुई हैं इनकी, तो ये एक वजह से ही इस टाइम पे ये पहुंची हैं ड्रग की एफिकेसी। पब्लिश पब्लिश हो चुकी है सर ये। जी 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 बिल्कुल। ये क्योंकि टाइम विंडो स्टडीज के बाद ही है, क्योंकि ये स्टार्ट 6 आवर्स पे हुआ था 1996 की स्टडीज में, और फिर ये कट करके तो एफडीए ने अप्रूव 3 आवर्स पे किया था। तो ये तो लिटरेचर रेडिली अवेलेबल है। टिनेक्टिप्लेस का भी इसी तरह अवेलेबल है, जो अभी ड्रग आने वाली है, जो आ चुकी और है सर ये दुनिया विंडो जो में। जो विद इन दिस विंडो पीरियड, अगर फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में, थर्ड आवर में, ये स्टडी अवेलेबल है। आई जी नीड इट। बिल्कुल, क्योंकि जी तो ये आपको, जब आप ये स्टडीज़ की जो मेन, जब एफडीए अप्रूवल की स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको सर्च भी करेंगे तो आपको टीपीए की मिल जाएगी कि पहले कुछ सेंटर्स को इतने विंडो की पेशेंट एनरोलमेंट का कहा गया, कुछ को किसी और विंडो का, फिर फाइनली ये 3 आवर्स पे आई, और फिर
जो FDA की अप्रूवल है वो अभी भी, अगर आप TPA की बॉक्स को देखेंगे ना, तो FDA की अप्रूवल सिर्फ 3 आवर्स है। अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन, यूरोपियन स्ट्रोक एसोसिएशन, कैनेडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन, इन सब की जो सोसाइटीज़ की रिकमेंडेशंस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की स्टडी की जो आई थी और बाकी जो ECAS 3 आई थी, उन्होंने 1.5 घंटा दिया था। मगर FDA ने उसके बॉक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 आवर्स है अभी भी। मगर हम जो ये 4.5 घंटे कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो है बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्ट्रोक सोसाइटीज फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, फ्रॉम द डेवलप्ड ये कंट्रीज। ये एक किसी ने कमेंट दिया है, बेनिफिट ड्रॉप्स डाउन टू 50% इफ गिवन आफ्टर 4 hours एज कंपेयर टू गिवन बिफोर 90 minutes। जी तो फर्दर रिस्क ऑफ द हेमरेजिक कन्वर्शन इंक्रीजेज एज द टाइम इंक्रीजेज। एक तो ये बिल्कुल। सजाद साहब का, साजिद साहब का। साजिद, सजाद कैसर, मैं आपको कैसर सजाद बोलता हूँ। एक रुकैया खां का सवाल है कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ TPA आफ्टर 4.5 hours? रिस्क रिस्क तो रिस्क जो वो यही है, जो इन्होंने भी अभी कमेंट कर दिया कि हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस वो बढ़ना शुरू हो जाती ओके। हैं। अच्छा, एक तो सवाल क्योंकि आ रहा है टिश्यू सुल्तान। जो है वो डैमेज जितना होता है, ऐसा भी है कि सर, आप इन्होंने उसको पूछा है कि रिकैनलाइज सर, करेंगे तो वो जी जी, एक सवाल पूछा है इन्होंने कि सर, इनिशियली वी विदाउट मेडिसन हाउ गिवन बेनिफिट्स पेशेंट्स विद एनी अदर मेडिकेशन। जी। तो इसमें पहले लोग थे, तो मगर उसका भी रोल बिल्कुल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, उसका बिल्कुल नहीं है। हाइपर प्रैक्टिस वही। जी डॉक्टर सजाद कैसर साहब, कैसर सजाद साहब, कैसर सजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं चूंकि आई एम सॉरी कि मैं लेट जरा ज्वाइन किया था, मैं सिर्फ एक कमेंट्स करना चाहता हूं और दोनों की बातें इकबाल बड़ी हमेशा लेट आता है, ये सुना था हमने सर। बचपन में। जी जी PMA सर वाले वो खुद लेट आते हैं। नहीं सर, पीएमए वाले हमेशा पहले आते हैं, लेकिन कभी कभार इंसान है, इस वजह से ये मैंने प्रूफ किया है कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है कासिम साहब की बातें और वेरी इंफॉर्मेटिव, और सुल्तान साहब, टीपू सुल्तान साहब, पहले तो मैं समझा कि डॉक्टर टीपू सुल्तान का नाम सुन के मैंने कहा शायद ये हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं, एनेस्थीसिया के जो सीनियर प्रोफेसर है डॉक्टर टीपू सुल्तान। तो एनी हाउ डॉक्टर वो टीपू PMA सुल्तान के ने हैं। बड़ी जी। तो हम सब पीएमए के हैं, हमें पीएमए को स्ट्रांग करना चाहिए, वी ऑल मदर ऑर्गेनाइजेशन है। बैठे तो इसको हमें बैठे इसका सारे बैठे, जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि दो तीन बातें करूंगा, तीन चीजें मैं करना चाहता हूं कि एक तो ये कि सब ने ये कहा कि पब्लिक अवेयरनेस, देखें ये स्ट्रोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लोगों को पता नहीं कि घर में किसी को कुछ हो जाए तो उस वक्त करना क्या है। तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, और इसके लिए हमें सिर्फ बोलना नहीं होगा, हमें डिफरेंट जगहों पे, नॉट इन दी बड़े बड़े होटलों में नहीं, बल्कि जगह जगह स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। और डेफिनेटली प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी इसको प्रोग्राम बनाया जाए, सोशल मीडिया के जरिए भी इसको अवेयर किया जाए। सही। दूसरी जो है इशू वो ये है अवेलेबिलिटी, फैसिलिटीज। देखिए हमारे मुल्क में सब बातें होती हैं, लेकिन हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज एक बेसिक आदमी के पास नहीं है। सीटी स्कैन की बात हो रही है, MRI की बात हो रही है, आपको पता है कि लोग प्राइवेट के अंदर 25-25 हजार, 30-30 हजार, बहुत रियायत करते हैं तो 10,000 12,000 में करते हैं। तो सरकारी अस्पताल में भी 3,000 2,000 लिए जाते हैं। कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी 2,000 लेते हैं। तो हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, और बहुत कम पैसों में, रियायत में ये सीटी स्कैन होना चाहिए और MRI होना चाहिए। थर्ड मेरा जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशंस। देखें एक जगह से, घर से किसी को, पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंचना भी एक बहुत बड़ा मसला है।
हर जगह, नॉट इन कराची, एवरीवेयर इन पाकिस्तान रोड की बड़ी बुरी हालत है, ट्रांसपोर्ट की बहुत बुरी हालत है। तो हमें अभी सुल्तान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एम्बुलेंसेस को हमें उसमें उसमें सफर करना चाहिए, लेकिन हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं कम, उनकी सर्विसेज बहुत कम है। तो एम्बुलेंसेस सर्विसेज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ लोगों के पास उनके नंबर्स होने चाहिए कि कौन सा एम्बुलेंस आपको कांटेक्ट करना है, फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। तो हम पब्लिक अवेयरनेस के जरिए ये सारी बातें कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि आखिर में ये बात करूं कि हमें इस वेबिनार का टाइम एक लिमिटेड रखना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि 44 लोग पहले थे यहाँ पे, अब 34 रह गए। 49 से 49 थे, 49 अच्छा 49 थे, और तो जब मैंने ज्वाइन किया तो 44 थे, तो ग्रेजुअली अब 34 पे हो गए। तो हम ऐसा ऐसा कम वक्त में ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा बातें कर जाएं में ताकि कैसा सबको हो सजाद जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हम 1 घंटे में खत्म करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल 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 एक तो बिल्कुल सही हमारा बात है, एग्री। जरा वो था, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था इंटरनेट को, हम ओके 1 ठीक घंटे है, में रखते हैं जी अपना। राइट बिल्कुल। जी कासिम साहब, जाते हुए आप एक कंप्रिहेंसिव सा 1 मिनट में, और फिर 1 मिनट में टीपू सुल्तान साहब आपने मैसेज देना है। सर मैं आखिर में एक बात कर लूं जी मुलाजिम साहब, कर लें, थैंक कर यू। लें। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में कासिम बशीर साहब और टीपू सुल्तान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो आए इतवार के दिन और उन्होंने बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें लोगों को बताई। आई एम रियली एक्सट्रीमली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, और जी आपका तो कासिम थैंक साहब, शुक्रगुजार होता हूं हमेशा। आपका तो खैर, आप तो जबरदस्त प्रोग्राम कंडक्ट कर नहीं नहीं, देते हैं, कोई और मसला नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। कासिम साहब के मैं कोई 1.5 महीने से पीछे लगा हूँ। यू सो मच और जी, एंड मैंने आई एम रियली पेशेंट सॉरी अगेन। दिखाना हो ना, वो भी मैं इनके पीछे ऐसे लगा रहता हूँ। ही इज वेरी काइंड। और जी जी कासिम साहब, आप मैसेज दें अपना। जी, तो थैंक यू सो मच अगेन सारा कुछ। तो मैं ये बस कहना चाहूँगा कि जी फालिज जो है अब 2000 आपके अब की सदी में काबिल इलाज है। इसका अर्ली आगाही जो है आपको रिकग्नाइज करना, उसके ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को ये और फिजिशियंस का ये पता होना ज़रूरी है, उनको होना चाहिए कि इसके ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। चौथा ये कि फालिज के बाद जो एक सफ़र चलता है उसमें रिहैबिलिटेशन का बहुत मेजर रोल है, और प्राइमरी प्रिवेंशन का बहुत मेजर रोल आता है, जिसमें मेडिसिन और कॉलीग्स जो हैं उनका बहुत इफेक्टिव रोल होना चाहिए, और उनको स्पेशलिस्ट के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको एक अपनी टॉक में जिक्र किया था कि न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ 500 से कम हैं। ये शॉर्टफॉल पूरी होने में सदियां लग जाएंगी, इसी तरह न्यूरो सर्जरी का। मगर हमारी एटलीस्ट स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी में मेडिसिन के साथ इंटेग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये मरीज़ निकलता है हम ये इलाज करके भेज देते हैं, मगर हमें फिर ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एक नेटवर्क क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम उनके एरियाज़ में ही मेडिसिन और जो उनके स्पेशलिस्ट हैं उनको लिंक करें, और उनको बताएं और एम्फसाइज करें कि आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, जो जो चीज़ें हैं वो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है अलॉन्ग विद द रिहैबिलिटेशन। तब तो बात बनेगी, वरना जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये मेरी नज़र में एक तरह से स्कैटर्ड अप्रोच है। मगर अगेन फालिज इज़ ट्रीटेबल। उसका आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग द treatments, where the treatments are available, and then post stroke care, including rehabilitation and integration with the medicine and allied, is the need of the hour. Thank you, ji. जी डॉक्टर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर टीपू सुल्तान। बहुत शुक्रिया वंस अगेन मुलाजिम साहब। मैं कासिम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव में ये ऐड करूंगा कि जिस तरीके से स्ट्रोक जो है वो टू बिगिन विद अंडर रिकग्नाइज है पूरे पाकिस्तान में, इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो बच्चों के अंदर ये इवन अंडर रिकग्नाइज है। क्योंकि जब कभी हम किसी वालदैन को काउंसल कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे को स्ट्रोक या फालिज हुआ है, तो उनके लिए थोड़ी सी हैरानकुन खबर होती है कि अच्छा इतने छोटे बच्चे को भी फालिज हो बच्चों को सकता भी है, होता कि है, हम तो, बिल्कुल। हाँ, या बच्चों को भी होता है। तो ये हमें जो अभी पिछले 10-15 मिनट पहले भी मैंने बात की कि हमें पब्लिक अवेयरनेस और इवन एट टाइम्स पीडियाट्रिशियन या प्रैक्टिशनर अवेयरनेस की उसको पैदा करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बात हुई कि प्राइमरी प्रिवेंशन एक्यूट मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इसकी केयर है उसमें अपार्ट फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट,
और बाकी जो एसोसिएटेड फिजिशियंस इन्वॉल्व होंगे उसमें रीहैब के कंपोनेंट में फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, टाइम स्पीच थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रोल है। तो मैं समझता हूँ कि हमें स्ट्रोक के कम्प्रीहेंसिव प्लान में इन जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको अगर अपने साथ मिला दें, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं समझता हूँ कि इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में पास आउट भी हो रही है फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। और ये पैन पाकिस्तान जो है वो काम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी है, सर्विस में भी है, और आई एम श्योर के मुजफ्फराबाद की तरह जितने भी हमारे फार फ्लंग एरियाज है वहां पे भी इनका एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो एक ऐसी नेटवर्किंग जो है हम अगर करने में कामयाब हो जाएं, जहाँ पे फोकल पॉइंट वो जहाँ पे उसको इनिशियल मैनेजमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट मिल रही है टीपीए की शक्ल में या थ्रोम्बेक्टमी की शक्ल में, लेकिन सबसीक्वेंट मैनेजमेंट में लोकल पीडियाट्रिशियन, प्रैक्टिशनर और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिलके हम जो है एक तो उस इंडेक्स पेशेंट को उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इस उनके जरिए, उन मरीजों के जरिए, उन अलाइड प्रोफेशनल्स के जरिए इस पैगाम को भी, इसकी प्राइमरी प्रिवेंशन को भी और इसकी लॉन्ग टर्म रीहैब और फ्यूचर हैपनिंग के केस में इन देयर सराउंडिंग उसको हाउ टू एड्रेस, हाउ टू टैकल, उसको बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको जाते हुए लतीफ़ा सुना दूं कि मैंने जब प्रोफेसर टीपू सुल्तान का नाम लिखा बच्चों के स्ट्रोक के बारे में, तो मुझे फौरन किसी ने मैसेज किया। आज मैंने उर्दू में मैसेज किया, तो वो कहते हैं क्या यार बुखारी साहब, ये बच्चों में भी स्ट्रोक होता है? तो वाकई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इट इज़ बेटर टू इंक्रीज द अवेयरनेस, पीएमए सेंटर एंड बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं एड्रेस नहीं कर सकता, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तनवीर ज़ुबैरी साहब से भी मैंने पूछना था। इंशाल्लाह ये कासिम बशीर साहब हमारा सेशन आधा है, और इंशाल्लाह फिर आपसे फिर गुजारिश करेंगे, क्यों आप मसरूफ़ आदमी हैं, और उसमें हमें अगला सेशन जो स्ट्रोक का है उसको कंप्लीट करने में, जब तक कि उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है और इस्कीमिक की मैनेजमेंट डिफरेंट है। आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर सलमा कुंदी, प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, टू कंक्लूड टुडे सेशन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच बुखारी साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ प्रोफेसर कासिम बशीर साहब की एंड प्रोफेसर टीपू सुल्तान साहब की। और जिन कौमों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं वो कौमें मुर्दा नहीं होती हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न कि इन दोनों ने किस तरह सारे पंजाब में एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन ले आए हैं। पहले हमारी कौम अपाहज होके बिस्तरों से कई कई साल लगी होती थी। नाउ वी हैव अ रे ऑफ होप एंड अल्लाह इनका जोरे बाजू ज्यादा करे। और अल्लाह करे जिस तरह अभी टीपू सुल्तान साहब ने हमें बताया है, आप प्लीज हमें लिखे हुए ये चीजें दे दें। हम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नोटिस बोर्डों पे और उनकी ईआर सेक्शंस में ये डिस्प्ले कर देते हैं। और छोटे छोटे अवेयरनेस सेशंस हमने जीपीस के साथ और खासकर ईआर के लोगों के साथ करने हैं in all the public sector hospitals and in teaching hospitals. Thank you so much. It was a pleasure listening to you, Qasim Saab and Tipu Sultan Saab, and hope to see you soon, क्योंकि हमने hemorrhagic stroke के बारे